नमस्कार दोस्तों, बीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आपको जैसे पता है कि हम लोग टॉपिक वाइज जो ऑब्जेक्टिव सेशन है उसके माध्यम से ये ट्रांसफार्मर का दूसरा लेक्चर होगा वीडियो होगा, जिसमें हम लोगों ने पहले वीडियो में 50 तक कर लिया था और 50 से आगे तक करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले आज के सेशन के पहले क्वेश्चन से कि एक ट्रांसफार्मर की ईपी यानी कि जो प्राइमरी ईएमएफ है और प्राइमरी वोल्टेज है शून्य लोड पर क्या होता है। इन फेज 90 डिग्री, 180 डिग्री या 230, ये 180 डिग्री पर होता है। आगे है ट्रांसफार्मर निम्न में से कौन सी क्षति शून्य होती है। तो हम लोग जानते हैं ट्रांसफार्मर में दो ही क्षति होती है, एक ताम्र क्षति और एक लौह क्षति। घर्षण नाम की कोई क्षति नहीं होती, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे है सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रेरित विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रेरित विद्युत वाहक बल किस पर है, फ्लक्स पर भी करता है, टर्नों की संख्या पर भी और सप्लाई आवृत्ति, यानी ये तीनों पर करता है। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे है कि एक सोलेनॉइड दो कुंडली का प्रयोग करता है, इसकी बाइंडिंग कहलाती है। तो इसकी जब हम एक सोलेनॉइड दो कुंडलियों का प्रयोग करते हैं तो एक को बोलते हैं पुल इन, दूसरे को होल्ड आउट, यानी डी वाला ऑप्शन हो जाएगा पुल इन और होल्ड आउट। आगे है धारा ट्रांसफार्मर प्राइमरी वायरों के फेरों की संख्या होती है। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें एक या दो होता है, तो ऑप्शन में दिया 1 से 5, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें करंट ट्रांसफार्मर है जिसे धासा ट्रांसफार्मर कहते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग को हमेशा क्या हम लोग रखते हैं, शॉर्ट रखते हैं। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच प्रतिरोध होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें हम लोग ये इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होता, तो जिसके माध्यम से इसमें दोनों वाइंडिंगों के बीच में पूछा है तो ये अनंत प्रतिरोध होगा, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है उच्चतम रेटिंग का ट्रांसफार्मर निम्न में से किस अनुप्रयोग में लाया जाता है। तो जो उच्चतम रेटिंग का होता है वो हम लोग कहाँ संचारण लाइन में प्रयोग करते हैं। संचारण लाइन किसे बोलते हैं, इंग्लिश में ट्रांसमिशन लाइन। और जो निम्न ट्रांसफार्मर होते हैं जो स्टेप डाउन के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में करते हैं। आगे है कि पूर्ण भार पर शक्ति ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। तो जो पावर ट्रांसफार्मर होता है ये आवधि लोड पर हमें पूरी दक्षता देता है, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्न में सबसे छोटा ट्रांसफार्मर है। तो देखिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है, जिसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे छोटा होता है। तो ऑप्शन हमारा 700 यानी 2 kVA 700 वाट्स, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए इसमें दिया हुआ है कि इसमें प्राथमिक बाइंडिंग का एक भाग द्वितीय बाइंडिंग के समान होता है। तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर ही होता है जिसमें एक ही बाइंडिंग की जाती है, तो लगभग प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग समान होता है। जैसे हम लोग स्टेप डाउन स्टेप अप के रूप में काम करते हैं उस हिसाब से उसमें हम क्या करते हैं, टैपिंग कर लेते हैं, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। वास्तव में बूस्टर एक है, तो वास्तव में बूस्टर क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर होता है। आगे है उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में फेराइट कोर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें तो देखिए जो फेराइट कोर हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये किस लिए करते हैं हम लोग, उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में जिसका प्रतिरोधकता क्या होती है, उच्च होती है, किसी क्या होती है, प्रतिरोध नहीं सॉरी रेजिस्टेंस का मान कितना होता है, अधिक होता है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, उच्च प्रतिरोध, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि उच्च प्रतिरोध। आगे है करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रही तब सेकेंडरी पर खुला नहीं रखा जाता, लघु परिपथ नहीं रखा जाता, ना तो खुला, तो इसे खुला नहीं रखा जाता, क्या करते हम लोग, शॉर्ट रखते हैं। समांतर प्रचालन के लिए संभवतः 3 से 3 फेज ट्रांसफार्मर संभव है। तो 3 से 3 ट्रांसफार्मर समय किस में है, अगर हमें डेल्टा से डेल्टा और स्टार से डेल्टा, तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन हम लोग 3 से 3 फेज ना, तो अगर डेल्टा से डेल्टा और डेल्टा स्टार करेंगे तो इसमें 4 फेज मिल जाएंगे हमको। अगर वही डेल्टा से स्टार, डेल्टा से स्टार और स्टार से डेल्टा हमें कन्वर्ट, तो इसमें हमें 4 फेज मिल जाएंगे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से कौन सा भाग बाहर से दिखाई देता है, तो उसे हम लोग बूशिंग बोलते हैं। आगे है
कि ट्रांसफार्मर हेतु एक अच्छे विद्युत रोधी तेल का न्यूनतम फ्लैश बिंदु क्या कहलाता है? तो क्या होना चाहिए? तो ये 140 डिग्री सेल्सियस। एक सिटी लाइन के साथ किस क्रम में जुड़ा होता है? तो ये श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। किसी ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स का पाथ कैसा होना चाहिए? चुंबकीय पथ का पाथ उच्च प्रतिरोध वाला? बिल्कुल नहीं। उच्च प्रतिस्तंभ वाला जो रिलक्टेंस बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। निम्न प्रतिरोध वाला? बिल्कुल नहीं। ये उच्च निम्न प्रतिस्तंभ, यानी रिलक्टेंस का मान जब उच्च होगा तो परमेंस का मान अधिक होगा, यानी डी वाला ऑप्शन। आगे है कि ट्रांसफार्मर शून्य लोड अवस्था से प्राथमिक धारा का मान पूर्ण लोड अवस्था कितना प्रतिशत? ये तो 2 से 5% होता है। कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इसमें? सी, 2 से 5%। आगे है एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर तो आउटपुट वोल्टेज नहीं बढ़ा सकता, आउटपुट धारा, ये तो दोनों ट्रांसफार्मर काम करता है। और कुछ शक्ति नहीं बढ़ा सकती, कुछ शक्ति होता है जो, और आवृत्ति दोनों समान रहती है, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात करता है? तो हम लोग जानते हैं कि आउटपुट बटा के इनपुट होता है, इनपुट इंटू 100, तो आउटपुट हो जाएगा किलोवाट, इनपुट हो जाएगा किलोवाट प्लस जो हानि होगी तो ताम्र हानि प्लस लौ हानि इंटू 100, यानी ये वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। किस गुण वाले इस्पात का प्रयोग कोर निर्माण के लिए किया जाता है? तो उच्च चुंबकशीलता और निम्न हिस्टैरिसीस हानि होती है, इसी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे है यदि 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज वाइंडिंग जल जाए तो वह, तो जैसे डेल्टा में क्या होता है कि जैसे 3 फेज कर रहे थे, अगर एक वाइंडिंग जाए तो वो क्या है कि 57.7%, यानी कि लगभग 58% शक्ति से कार्य करता है, यानी डी वाला ऑप्शन। मेन टैंक के ऊपर एक छोटा तेल टैंक स्थापित होता है, उसे क्या है, इसे कंजर्वेटर टैंक कहते हैं, जो आधा ही क्या ऑयल से भरा होता है। ठीक है, निम्न में सही सूत्र है। तो हम लोग एक अगर इससे से कॉस फाई से हम लोग फाई से किसी ने पावर फैक्टर को अपरेंट पावर होता है केवीए बटा के एक्टिव पावर, तो केवीए बराबर क्या हो जाएगा, किलोवाट इंटू फाई, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में इसे शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक लेके जल्दी आपके समक्ष हाजिर होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।